स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और हमारे इस चैप्टर का नाम होगा संविधान निर्माण। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और मैं लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब तक हम लोग इस चैप्टर से 2 लेक्चर्स को कर चुके हैं। अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले संविधान इस शब्द के अर्थ को पढ़ा था और आपको पता है संविधान का क्या मतलब होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि संविधान को अगर हमें समझना है तो इसको हम लोग सीधे शब्दों में नियम और उसी के साथ साथ कानून इससे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी स्कूल को चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है, नियम की आवश्यकता होती है कि कितने बजे पहला पीरियड लगेगा, कितने बजे रिसेस होगी यानी कि आधी छुट्टी होगी, कितने बजे स्कूल समाप्त हो जाएगा, सर्दियों में कौन सी वर्दी पहननी है, गर्मियों में कौन सी वर्दी पहननी है। स्कूल को चलाने के लिए इन सभी नियमों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता होती है या फिर आप कहें कानूनों की आवश्यकता होती है। जब देश को चलाने के जो नियम होते हैं, जब देश को चलाने के जो कानून होते हैं, उनको एक जगह शामिल कर लिया जाता है, उनको एक जगह रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। क्लियर रहा? कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं रहा कि जब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने देश को, किसी भी देश को चलाने के जो हमारे नियम होते हैं या फिर कानून होते हैं, इन नियम और कानून को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं या फिर जमा कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग फिर कानून कहते हैं। जब भी हम लोग कानून की बात करते हैं या फिर जब भी हम लोग संविधान की बात करते हैं तो आपको संविधान अलग अलग स्थानों पर दिख सकता है। एक राजनीतिक पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना संविधान हो सकता है जिसके हिसाब से वो अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं। एक क्लब का एक अपना संविधान हो सकता है। क्रिकेट का एक अपना संविधान है, क्रिकेट के एक अपने नियम है जिसके हिसाब से क्रिकेट को खेला जाता है। हम लोगों ने इसके अर्थ और इसके क्या है बच्चों, भावार्थ को समझने के बाद ये देखा था कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर संविधान कब बना और कैसे बना। जब हम लोगों ने भारत के संविधान की बात की तो सबसे पहले संविधान की जो सोच थी वो हमें दिखती है साल 1930 में। कब दिखती है प्यारे बच्चों? आप सभी को पता है कि 1927 के आसपास। ध्यान से सुनिएगा, आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपको दिखता है कि मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, 1927 के आसपास क्या करते हैं? सबसे पहले एक प्रकार से रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। किस चीज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं? ये रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं भारत के संविधान की। ये बताते हैं कि भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, इसको बनाने के क्या क्या स्वरूप होते हैं और इसी के साथ साथ क्या होता है बच्चों, इसी के साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि कांग्रेस के 8 बड़े नेता होते हैं, वो भी इसी बात पर काम करते हैं कि भारत का संविधान कैसे निर्मित किया जाए। ठीक है, ये भारत के संविधान का सबसे पहला प्रयास होता है बनाने का। इसके बाद फिर आपने 1931 का एक अध्ययन किया था और जब हम लोगों ने साल 1931 की बात की थी, जब हमने साल 1931 में देखा कि कांग्रेस पार्टी, आप सभी जानते हैं, जी हाँ, आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है। अधिवेशन को हिंदी में और अच्छे तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसको मीटिंग कहा जाता है, सीधे सरल शब्दों में। और इस मीटिंग के अंदर भारत के संविधान को बनाने की कोशिश की जाती है कि भारत का संविधान कैसे हो। और फिर आपको पता है कि भारत के अंदर साल 1937 में क्या होता है बच्चों? 1937 में प्रांतीय चुनाव होने लगते हैं। प्रांतीय चुनाव से तात्पर्य है अंग्रेजों के वो क्षेत्र, भारत में अंग्रेजों के वो क्षेत्र जिन पर अंग्रेजों का राज था, उनको वहां पर क्या होने लगे थे? चुनाव होने लगे थे।
उसी को प्रांतीय चुनाव कहा गया। और जब ये भारत के अंदर प्रांतीय चुनाव होते हैं, भारत के जो नेता हैं, भारत के जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां थी, इनको इन चुनावों में भाग लेने का अवसर मिला और इन चुनावों से भारत के लोगों को शासन कैसे करना है, देश को कैसे चलाना है, ये समझने का मौका मिला। फिर साल आ जाता है 1946। याद है ना आपको? जी हाँ, आपको याद होना चाहिए कि हमारा साल आ जाता है 1946 और इस साल में भारत के अंदर संविधान सभा का क्या होता है बच्चों? गठन होता है। अब ये संविधान सभा क्या थी? क्या आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे? क्या आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि संविधान सभा क्या थी? हमारे देश का ये जो कानून है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, इसको बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था, एक सभा बनाई गई थी। भारत की आजादी से लगभग 1 साल पहले, भारत को आजादी मिली साल 1947 में, 1947 में। 1947 से पहले यानी कि 1 साल पहले 1946 में क्या होता है? भारत में संविधान सभा की क्या की जाती है बच्चों? संविधान सभा को गठित किया जाता है। अब जब संविधान सभा बन जाती है तो आप क्या देखते हैं? संविधान सभा के बनने के बाद आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप क्या देखते हैं? संविधान सभा के गठन के बाद हमारे जो संविधान सभा के अंदर सदस्य होते हैं, है ना, कितने सदस्य होते हैं? आपको पता है 299 सदस्य होते हैं, 299। और ये सभी 299 सदस्य मिलकर दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन करते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, संविधान सभा के ये जो 299 लोग थे, सदस्य थे, इन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत के इस महान ग्रंथ को, भारत के संविधान को बनाएंगे। और फिर क्या किया जाता है? ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं और इस बहुत मेहनत के रूप में क्या होता है? दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया जाता है। फ्रांस के संविधान को पढ़ा जाता है, अमेरिका के संविधान को पढ़ा जाता है, ब्रिटेन के ब्रिटेन के हमारे संविधान को पढ़ा जाता है, रूस के संविधान को पढ़ा जाता है। और इन सभी संविधानों में से जो जो अच्छी बातें हैं जो हमारे देश में लाई जा सकती हैं, उनको शामिल किया जाता है। और आप देखते हैं कि इतने जघन्य प्रयास के बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और फिर 26 जनवरी 1950 को आपको पता है भारत के संविधान को क्या कर दिया जाता है? भारत में लागू कर दिया जाता है। कब बच्चों? 26 जनवरी 1950। और तभी से आपको पता है हम हर 26 जनवरी को क्या करते हैं? हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना? जी हाँ। तो यहाँ पर आपने सीधे सरल तौर पर देखा कि भारत का संविधान कैसे बना। बहुत कठिन प्रक्रिया रही। बहुत से लोगों ने अपने क्या करा बच्चों? अपने इनपुट्स को दिया, अपनी समझ को रखा, दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ा गया। ये तो आपने अभी तक क्या देखा? ये सारी कहानी देखी कि भारत का संविधान बना कैसे। लेकिन इस पुस्तक के अंदर क्या है? इस पुस्तक के अंदर आखिर क्या बातें हैं? क्या बातें रखी गई हैं भारत के संविधान में जो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना देती हैं? क्यों ना इन्हीं बातों को आप और मैं डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये क्लास होगी और हमारी इस क्लास के अंदर हम लोग मुख्य तौर पर संविधान का दर्शन करेंगे। संविधान के दर्शन से मतलब संविधान के अंदर क्या है ये देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको समझने को मिलेगा कि भारत के संविधान में आखिर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो हम लोग हर इंपॉर्टेंट चीज को एक एक कर कर पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखें। आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आप और मैं क्लास के अंतर्गत करें, आप बच्चे उसको नोट डाउन करने के लिए तैयार रहें। आप बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और आप सभी के साथ अपनी आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। अगर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसी बात का अध्ययन कर लेते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग अपने भारत के संविधान का दर्शन करेंगे। दर्शन से तात्पर्य है भारत के संविधान के अंदर की क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या क्या तथ्य हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर संस्थाओं का स्वरूप, यानी कि भारत के अंदर देश का शासन कैसे चलाया जाता है। भारत इतना बड़ा है, इसको सही तरीके से चलाने के लिए क्या प्रक्रिया या फिर क्या प्रारूप होना चाहिए, वो हम लोग अपनी आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए जी, क्लास को करते हैं शुरू। आप सभी बच्चे रखिए अपने पास कॉपी पेन पेंसिल मौजूद और पूरे फोकस के साथ
हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है बच्चों, हमारे भारत के संविधान के दर्शन के बारे में बात हो रही है। भारत का जो संविधान है, ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को समझना होगा। अब देखिए, जब भी आप लोग भारत के संविधान को देखते हैं, वो जो बाहरी किताब आपने देखी थी सबसे पहली, जब आप भारत के संविधान को सबसे पहले देखते हैं तो जो सबसे पहले पेज पर आपको ये कुछ बातें लिखी हुई दिखती हैं। अगर आपको भारत के संविधान को समझना है, अगर आप भारत के संविधान को पूरे तरीके से पढ़ना और समझना चाहते हैं, आप इसी प्रस्तावना को समझ लीजिए तो आपको भारत का पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का निचोड़ है। क्या है बच्चों, पूरा का पूरा सार है या फिर आप कहें समरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तथ्य के साथ जाएंगे, हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना का क्या तात्पर्य होता है, प्रस्तावना का अर्थ होता है सारी जानकारी, यानी कि शुरुआत। भारत के संविधान की शुरुआत भारत की इस प्रस्तावना से, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं, उससे होती है। तो आप सभी के सामने भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। इसमें मौजूद जो एक एक अर्थ है, हम लोग उन एक एक अर्थ को जानेंगे, और जब हम इस एक एक अर्थ को जानेंगे तो हम लोग भारत के संविधान को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए जी, हम लोग क्या करेंगे, भारत के संविधान को समझने के लिए हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना होगा, इसको समझना होगा और इसके मुख्य बिंदुओं को हमें समझना होगा। तो हम लोग एक एक कर भारत के संविधान की प्रस्तावना के एक एक मुख्य बिंदु को आप सभी के सामने रखते हैं। सबसे पहली बात आप देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग। हम एक एक बिंदु को अच्छे तरीके से स्पष्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे हम भारत के लोग, और उसके बाद फिर जो लिखा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसके अर्थ को जानेंगे। पंथ निरपेक्ष, ये क्या होता है, इसको समझेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इससे क्या तात्पर्य है, इसको जानेंगे। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एकत्र होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनित और आत्मप्रेरित करते हैं। तो भारत का संविधान अगर आपको समझना है तो आपको भारत के इस संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। हम लोग अपने इस पूरे की पूरी प्रस्तावना के एक एक शब्द को जानेंगे ताकि हम लोग भारत के इस महान ग्रंथ, आप और मैं जिस महान देश में रहते हैं, उस महान देश के महान कानून को समझ सकें। चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम भारत के लोग। इस कथन का क्या मतलब है, इस कथन का, इस वाक्य का मतलब क्या है बच्चों, इस वाक्य का मतलब है कि संविधान को किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति ने नहीं प्रदान किया। ये जो लाइन है आपकी, जो सबसे पहली लाइन आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिख जाती है, हम भारत के लोग, ये बता रही है कि भारत का संविधान किसी राजा से, किसी नेता से, किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, ये तो भारत के हर नागरिक से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना, पहली लाइन ही ये बता देती है कि भारत का संविधान भारत की जनता को समर्पित है। हम भारत के लोग, इस कथन का मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो किसी राजा या फिर किसी बाहरी शक्ति ने नहीं प्रदान किया, किसी और व्यक्ति के समर्थन से, सहयोग से ये नहीं बना, बल्कि इसमें क्या है, बल्कि इसे तो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है। यानी कि भारत के ही लोगों ने क्या है, कुछ लोगों को चुना, 299 लोगों को जो संविधान सभा में गए, और उन्हीं 299 लोगों ने क्या करा है बच्चों, हमारे इस संविधान को बनाया है। तो देखिए कितना प्यारा अर्थ निकला कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, चुने गए जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है। तो मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान बनाया गया है किनके द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा। तो अभी हमने संविधान की सबसे पहली लाइन जो है प्रस्तावना की, उसके अर्थ को जाना, हम भारत के लोग। अब आगे के तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, लिखा है प्रभुत्व संपन्न। एक और शब्द आपको दिखता है भारत की प्रस्तावना में, जिसे कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है? अब जब हम प्रभुत्व संपन्न के अर्थ को देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, ये क्या है, एक स्वतंत्र देश है। यानी कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, क्योंकि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो देश है वो किसी भी देश का गुलाम नहीं है। भारत एक आजाद देश है। कैसा है बच्चों? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो हमें गर्व होना चाहिए
कि हमने अपने संविधान को बनाया, पहली लाइन यही बता रही है, और दूसरी लाइन ये बता रही है कि हम प्रभुत्व संपन्न हैं, यानी कि भारत पर किसी भी दूसरे देश का क्या नहीं है बच्चों, कब्जा नहीं है, या फिर भारत किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं है। उसी के साथ आप क्या देखते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार पर अपना हुक्म नहीं चला सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि यूएसए यानी कि अमेरिका की सरकार भारत में आकर कहे हमारे हिसाब से चलो? क्या ऐसा हो सकता है वर्तमान समय में कि रशिया के नेता आए और भारत में कहें कि आप हमारे हिसाब से चलो? नहीं। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, और भारत देश पर ना तो किसी का कब्जा है और ना ही किसी दूसरे देश की सरकार भारत पर अपना कब्जा कर सकती है। तो हम प्रभुत्व संपन्न है। भारत के संविधान ने बताया कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। आपको ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने क्या करा था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या करा था, डोमिनियन स्टेट की बात की थी। अब ये डोमिनियन स्टेट क्या है? देखिए, भारत के लोग क्या कह रहे थे, भारत के लोग कह रहे थे अंग्रेजों से कि आप हमें स्वराज दो, यानी कि हमें पूर्ण राज दो, हमारे देश में क्या करो, हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, भारत के लोग कह रहे थे कि हमारा देश है ये, आप इस देश में हमें राज करने दो और हमारे देश से चले जाओ। अंग्रेज चालाक थे कि नहीं थे? जी हाँ, चालाक थे। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने क्या कहा कि अगर आपको अपने देश में राज करना है तो आप राज कर सकते हैं, हम आपके देश से चले जाएंगे, लेकिन जो बड़े फैसले लेने होंगे ना देश के, वो हम लेंगे। यानी कि क्या कह रहे हैं कि भारत को अपना डोमिनियन स्टेट बना के रखेंगे, अपने अधीन बना के रखेंगे। तो ये बात अंग्रेजों ने कही, और यहाँ ये जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, ये इसी बात का तोड़ है। प्रभुत्व संपन्न यही कह रहा है कि भारत पर ना तो किसी का कब्जा है और ना ही कोई बाहरी शक्ति। अंग्रेज कह रहे थे कि हम बाहर चले जाएंगे लेकिन भारत पर अपना शासन रखेंगे, सारे बड़े फैसले हम ही लेंगे, भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना के रखेंगे। और ये जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, ये इसी बात पर क्या करता है बच्चों, इसी बात को तोड़ देता है कि भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, देखा आपने। और संविधान सभा ने क्या करा बच्चों, संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और पूर्ण स्वतंत्रता की तरजीह दी थी। भारत के नेताओं से जब अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को आजाद तो कर देंगे लेकिन बड़े फैसले सिर्फ हम ही लेंगे, तो भारत के जो नेता थे, हमारे जो संविधान सभा के उस समय के नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों की इस पेशकश को ठुकरा दिया, उनके इस ऑप्शन को ठुकरा दिया और भारत को एक ऐसा देश बनाया जिस पर किसी भी बाहरी देश का कोई अधिकार नहीं है, और भारत एक स्वतंत्र देश है। कैसा देश है? हमारा प्यारा भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, इस पर सिर्फ भारत के लोगों का शासन है, आपका और हमारा शासन है, किसी बाहरी व्यक्ति का भारत के अंदर कोई भी क्या है बच्चों, अधिकार नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और शब्दों के अर्थ को जानेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में। एक एक कर आप लोग सभी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक और शब्द हमें दिखता है जिसे कहा जाता है समाजवादी। अब ये समाजवादी क्या होता है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है, चलिए यही देख लेते हैं। देखिए, समाजवादी क्या है बच्चों कि भारत का समाजवाद विभिन्न कम्युनिस्ट देशों के समाजवाद से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले ये समाजवाद क्या होता है क्यों ना हम लोग यही समझ लें। ठीक है, समाजवाद क्या है क्यों ना सबसे पहले हम लोग यही समझ लें। एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। सुना है आप लोगों ने? भारत में क्या है, क्या भारत में लोकतंत्र है या फिर समाजवाद है? बताइए, क्या भारत के अंदर लोकतंत्र है या फिर समाजवाद है? बहुत सिंपल सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक देश का मतलब है कि भारत के अंदर भारत के लोग ही अपने लोगों को चुनते हैं। लेकिन एक और चीज है, एक तो देश चलाने का तरीका होता है लोकतंत्र का, कि आप लोकतंत्रात्मक अपने देश को बना लीजिए, अपने देश में लोकतंत्र को ले आइए, आपके देश के लोग ही अपने में से कुछ लोगों को चुनेंगे और यही चुने हुए लोग देश पर शासन करेंगे। इसी को डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र कहते हैं। किसी देश को चलाने का एक और तरीका भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सोशलिज्म और हिंदी में कहते हैं समाजवाद। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ होता है कि आप क्या करें, हर चीज को समाज के लिए ले आए। क्या कर दें? हर चीज समाज के लिए ले आए। क्या कर दें? हर चीज समाज के लिए। और जो देश की सरकार होगी वो क्या करेगी? देश की सरकार क्या करेगी बच्चों? समाज के लिए कल्याणकारी काम करेगी, यानी कि जो देश के गरीब हैं उनके लिए मुख्य तौर पर काम करेगी। और लोगों को स्वतंत्रता समाजवाद में नहीं दी जाती। जो सरकारें होती हैं समाजवादी देशों में, वो स्वतंत्रता जो होती है लोगों की वो छीन लेती है। क्या भारत में ऐसा है?
नहीं, भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में आप और मैं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो हमारे देश का समाजवाद है, हमारे देश के अंदर जो सोशलिज्म है, वो दुनिया के दूसरे देशों के समाजवाद से बिल्कुल अलग है। आप चीन के अंदर देखें, चीन के अंदर भी क्या है, आप रशिया के अंदर देखें, आप क्या है बच्चों, आप देखें कहां पर, चीन के अंदर देखें, आप रशिया के अंदर देखें, इन दोनों देशों के अंदर समाजवादी आधार पर ही सरकारों को गठित किया गया। और फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर सरकारें अपने लोगों को स्वतंत्रता नहीं देती हैं, लोगों को पकड़ कर रखती हैं, उनसे जबरदस्ती काम कराती हैं। क्या भारत में ऐसा है? नहीं। भारत के अंदर जो सरकारें हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो क्या करती हैं, वो समाज के लिए अच्छे से अच्छे काम करती हैं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। देखा तो भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और भारत एक समाज कल्याण करने वाला, अपने देश के गरीबों का, अपने देश के अमीरों का, अपने देश के दलितों का, अपने देश के उच्च जातियों का, अपने देश की किसी भी भाषा भाषी का, सबका विकास करने में भारत अग्रसर है। यही बात ये पॉइंट कह रहा है। क्या कह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है, क्या है बच्चों, कि भारत की जो समाजवादी विचारधारा है वो समाज द्वारा संपत्ति अर्जित करने और फिर उसे समाज में बांटने के बारे में, समान रूप से बांटने में नहीं है। ठीक है, देखिए समाजवाद जो है दूसरे देशों के अंदर, वहां पर ये कहा जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या करो, अमीरों से संपत्ति लेकर दे दो। ठीक है, क्या भारत में ऐसा है? नहीं। भारत का समाजवाद इस तरीके से संपत्ति के बंटवारे का समर्थक नहीं है, बल्कि भारत तो क्या करता है, भारत अपने गरीबों के लिए एक नीतियां बनाता है, अपने देश के जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के अवसर देता है, उनको समाज के साथ जोड़ता है। यहाँ पर यही बात की गई कि क्या है बच्चों, जो असमानता हमारे देश के अंदर दिख जाती है आर्थिक तौर पर, तो भारत का समाजवाद क्या करता है, भारत का समाजवाद आर्थिक तौर पर जो भारतीय लोग, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो टूटे हुए हैं, जो कमजोर हैं, देश की जो सरकार होगी ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनको क्या करे, उनको आगे बढ़ाए। तो बहुत ही सीधी सरल बात रही। भारत का समाजवाद दुनिया के दूसरे देशों के समाजवाद से बिल्कुल अलग है। भारत का समाजवाद संपत्ति को अमीरों से गरीबों में नहीं बांटता, अपितु गरीबों को तो अवसर देता है, मौका देता है कि वो अपने आप को अच्छा करें, अमीर भी आगे बढ़े और गरीब भी आगे बढ़े। तो कुछ इस प्रकार की सोच आपको दिख जाती है भारत के अंदर, जहां पर क्या बताया जाता है कि भारत के अमीर और गरीब सभी मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने समाजवाद के अर्थ को अच्छे तरीके से समझा। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक और शब्द है जिसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, और ये मेरा सबसे प्यारा शब्द है। इस शब्द से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं क्योंकि ये शब्द हमारे देश को दुनिया के सभी देशों से एकदम अलग बना देता है। क्या है इस शब्द का अर्थ? भारत के अंदर कितने धर्म के लोग रहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं? भारत में आपको हिंदू भी दिखेंगे, भारत में आपको मुस्लिम भी दिखेंगे, भारत में आपको जैन भी दिखेंगे, और भारत के अंदर आपको बौद्ध और सिख भी दिखेंगे, और पारसी लोग भी रहते हैं, है ना। और बहुत से तो ऐसे हैं जो भगवान में मानते ही नहीं है। तो भारत के अंदर अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग भगवानों में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, भारत देश का धर्म कौन सा है? आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान देश का धर्म है इस्लाम, यानी कि मुसलमान। अगर हम सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब का भी जो धर्म है, सऊदी अरब देश का जो धर्म है वो भी इस्लाम है। आप नेपाल को देखें तो नेपाल का जो देश का धर्म है वो हिंदू है। हमारे प्यारे भारत देश का धर्म क्या है? आपको जानकर क्या होगा बच्चों? आश्चर्य होगा। आपको जान के बहुत ज्यादा अपने ऊपर क्या होगा बच्चों? आप सम्मान महसूस करेंगे कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर सभी धर्मों को समान माना गया है। ठीक है, अब चाहे आप हिंदू धर्म के मानने वाले हो या फिर इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, आप जैन हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप बौद्ध हो, भारत देश के अंदर अगर आप रहते हैं, भारत के अंदर सभी धर्मों को समान माना जाएगा। और भारत देश का कोई रिलीजन नहीं है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है। भारत ने अपने आप को क्या कहा? भारत देश को जब संविधान के निर्माताओं ने बनाया तो ये बताया कि भारत सभी धर्मों को समान मानता है, और भारत में सभी धर्मों को क्या है बच्चों? भारत धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी एक धर्म के साथ नहीं जाएगा बल्कि सभी धर्मों को साथ लेते हुए आगे बढ़ेगा। है ना कितनी अच्छी बात? और यही बात है जो हमारे देश को दुनिया के सभी देशों से अलग बनाती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है और भारत सभी धर्मों को समान मानता है। देखिए यही बात यहाँ पर की गई कि भारत में किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं दी गई है, यानी कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। इस देश में मौजूद जितने भी धर्म है, भारत में जितने भी धर्म है, किसी भी धर्म को सरकार से कोई विशेष
दर्जा नहीं मिलेगा। भारत के अंदर जो भी सरकारें हैं, जो भी नेता लोग आएंगे, वो किसी एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको सभी धर्मों को आगे बढ़ाना होगा। यही बात यहाँ पर की गई। और सरकार क्या करेगी? देश के लोग, देश की सरकार हर धर्म का सम्मान करेगी, हर धर्म को क्या करेगी? इज्जत देगी, उनकी रिस्पेक्ट करेगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर आपको हिंदू, क्या है, ईसाई, मुस्लिम, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग दिख जाते हैं, उन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत आवश्यक था। और अगर किसी एक धर्म के साथ चले जाते तो किसी दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ा सा भेदभाव लग सकता था। इसीलिए क्या किया गया? सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई। और आप देखते हैं कि भारत की इस सोच ने मुख्य तौर पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। हम किसी एक धर्म के साथ नहीं हैं, हम तो देश में मौजूद सभी धर्मों के साथ हैं। हम सभी का पूर्णतः सम्मान करते हैं और आपको भी सभी धर्म के लोगों का पूर्णतः सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का पूर्णतः सम्मान करना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं, उनके अर्थ को जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, एक शब्द है लोकतांत्रिक। भाई लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, यानी कि भारत जिस तरीके से अपने आप को चलाता है, भारत देश के अंदर जिस तरीके से देश पर राज किया जाता है, वो कोई क्या है बच्चों, वहां पर कोई राजा नहीं चला रहा, वहां पर कोई तानाशाह नहीं चला रहा, वहां पर कोई एक व्यक्ति देश पर राज नहीं करता, अपितु लोग, लोग का मतलब क्या है आपको पता है? जनता। ठीक है, भारत की जनता क्या करती है? देश पर शासन करती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब क्या हुआ? भारत देश के अंदर जो पावर है, जो असली शक्ति है, वो भारत की जनता के पास है। भारत की जनता ही अपने में से ही कुछ लोगों को चुनती है और ये चुने हुए लोग देश में आते हैं और देश के शासन को चलाते हैं। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे द्वारा ही कुछ लोगों को चुना जाता है और ये चुने हुए लोग आते हैं और ये जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं। आप किसी भी नेता को चुनेंगे, उस नेता को अगर आपने चुना, 5 साल के लिए आप चुनते हैं, वो नेता आपके प्रति जवाबदेह रहेगा। आप उस नेता से पूछ सकते हैं कि कहां पर कितना पैसा खर्च हुआ, कहां पर कितने चीजों का क्या हुआ बच्चों, चीजों पर खर्चा किया गया, और उस नेता को आपको जवाब देना होगा। आप देखते हैं कि भारत के लोगों को क्या है बच्चों? समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। आप क्या देखते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनको समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति, लिंग और संस्कृति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी क्या है बच्चों? समान है। तो हम सभी लोग भारत में जो रह रहे हैं वो सभी समान है और हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई भी क्या है बच्चों? द्वेष नहीं होगा। एक और शब्द है जिसे कहा जाता है गणराज्य। ठीक है, हम भारत के संविधान को समझ रहे हैं, भारत के संविधान का दर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग गणराज्य के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो शासन का मुखिया है वो राष्ट्रपति चुनाव आयोग, ना कि किसी वंश या राजकीय खानदान से होगा। ये बताया गया है कि जो भारत का मुखिया है, भारत में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को गिना जाता है, जब देश की जनसंख्या होती है, सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम रखा जाता है वो कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। जैसे हर परिवार में देश का मुखिया, जैसे हर परिवार में एक मुखिया होता है, जैसे आपके परिवार में मुख्य तौर पर आपके पिताजी मुखिया होंगे, कुछ परिवारों में माताएं भी मुखिया होंगी, है ना? ऐसे ही हर देश का मुखिया होता है और भारत देश का जो मुखिया है, भारत देश का जो क्या है प्रथम व्यक्ति है या फिर प्रथम महिला है, वो कौन है बच्चों? वो राष्ट्रपति है। ठीक है, वो किसी परिवार विशेष के द्वारा नहीं चुना गया है कि उसके परिवार के व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गए, फिर वो दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं, उसके परिवार के फिर तीसरी बार बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर भारत का राष्ट्रपति मुख्य तौर पर क्या होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति होता है या फिर मुखिया होता है। और ये क्या है बच्चों? जनता द्वारा जो हमारे चुने हुए व्यक्ति होते हैं, इनको हम नहीं चुनते राष्ट्रपति को। हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारत के लोग अपने नेता को चुनते हैं और जितने भी ये जीते हुए नेता होते हैं ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो मुख्य तौर पर ये बताया गया कि भारत के अंदर जो भारत का मुखिया है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उनसे चुना हुआ होता है और ये किसी एक परिवार से बार बार नहीं बन सकता, ये एक खानदान से बार बार नहीं बन सकता। ठीक है, तीसरी बात अगर आप देखें, एक और अर्थ यहाँ पर निकलता है एक नए शब्द के साथ, इसे कहा जा रहा है न्याय। देखिए, भारत का कानून कभी भी किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं है
और यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत ये क्या कहता है? भारत का संविधान ये कह रहा है कि भारत के अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति है, अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या फिर ईसाई, अगर किसी ने गलती करी है तो उसको दंड मिलेगा, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलेगा। आपका धर्म, आपकी जाति आपको क्या है बच्चों, न्याय और अन्याय से नहीं बचाएगी। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नजर में क्या अमीर क्या गरीब सब समान है। कानून सबको क्या करते हुए चलता है? समान मानते हुए चलता है। और सरकार क्या करेगी? सरकार गरीबों और पिछड़ों के लिए कल्याणकारी काम करेगी। सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि जो गरीब लोग हैं अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो देश का संविधान ये कहता है कि देश की सरकार को, जो देश पर शासन कर रही है, उसे देश के जो गरीब लोग हैं उनकी रक्षा करनी है और उनको न्याय दिलाना है। कुछ और भी हमारे शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं वो अपने विचारों को क्या है बच्चों, अपने तरीके से रखने की पूरी स्वतंत्रता है। आप जो भारत में कहना चाहे कह सकते हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आपके मन में जो बात है आप कह सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप जहां घूमे वहां घूम सकते हैं, आप जिस तरीके के कपड़े पहनना चाहें पहन सकते हैं, आपको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है। तो भारत का संविधान मुख्य तौर पर क्या बता रहा है कि भारत के हर नागरिक को क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। और क्या है बच्चों, नागरिकों की स्वतंत्रता पर कोई भी बंदिश नहीं है। बिला वजह का मतलब क्या होता है? बिना किसी वजह के। तो भारत के अंदर किसी भी जो भारत का नागरिक है, जो भारत में पैदा हो गया, उसको ये पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है कि वो जैसे अपना जीवन जीना चाहे, जहां रहना चाहे वहां रह सकता है। उस पर देश की सरकार, कोई अन्य व्यक्ति भी लगाम नहीं लगा सकता। एक और महत्वपूर्ण शब्द है भारत के संदर्भ में जिसे कहा जाता है समानता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपको समानता शब्द भी दिखता है। समानता का क्या तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो नागरिक हैं वो कानून की नजर में समान है। अब चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप ऊंची जाति के हो, चाहे आप नीची जाति के हो, चाहे आप किसी भी भाषा को बोले, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, भारत के संविधान के हिसाब से भारत में रहने वाला हर नागरिक समान है। भारत के संविधान ने सबको समान श्रेणी में रखा और भारत का संविधान सबको क्या कह रहा है कि आप सभी समान है। तो नागरिकों को क्या कहा गया है? सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समान अवसर भी दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि सबको समान अवसर देंगे। क्या किया जाएगा? देश के अंदर चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सबको समान मौके दिए जाएंगे कि वो अपने आप को क्या कर सकें, अच्छा कर सकें। तो देश समानता के आधार पर चलता है, देश सबको एक करते हुए चलता है। और उसी के साथ क्या है? बंधुता। एक और शब्द आपको भारत के संविधान में दिखता है। बंधुता का मतलब होता है कि भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के भाई हैं। हम सभी की पहचान क्या है? हम सभी की पहचान पहले भारतीय है। इसको एक इस तरीके से समझिए कि जब आप लोग भारत से बाहर जाते हैं, मान लीजिए कि आप चले गए अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका के अंदर लोग आपको क्या कहेंगे? क्या आपको वहां पर लोग आपके धर्म के हिसाब से पहचानेंगे? क्या कहेंगे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर आपकी जाति के हिसाब से पहचानेंगे, या फिर आपकी भाषा के हिसाब से पहचानेंगे, या फिर आपकी क्या है बच्चों, संस्कृति के हिसाब से पहचानेंगे? नहीं। जब भी हम लोग किसी देश के बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे देश से होती है और हमारे को क्या कहा जाता है? हमें इंडियन या फिर भारतीय कहा जाता है। तो यही बताया गया कि भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति से संबंधित हो, हम सभी आपस में भाई हैं। हम सभी की पहचान पहले भारतीय है। हम लोग, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी संस्कृति बाद में आती है। सबसे पहले हमारा देश आता है और हमारी अपनी पहचान, भारतीयता की पहचान आती है। तो यही शब्द बंधुता यही बताता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति समान है। भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति क्या है बच्चों? एक दूसरे का भाई है। क्या है बच्चों? हमारा जो संविधान है वो केवल मूल्य और दर्शनों की किताब पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शब्द लिख दिए गए हैं कि भारत में सब समान है। ऐसा नहीं है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सिर्फ लिख दिया गया है। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। भारत का संविधान ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि सिर्फ बातों को लिख दिया गया है और इन पर क्या है, काम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। बल्कि भारत के अंदर क्या है बच्चों? भारत के अंदर जो बातें लिखी गई हैं भारत के संविधान में, उन पर क्या किया गया है बच्चों? उन पर काम भी किया गया है। ठीक है। आप भारत के अंदर देखेंगे सबको समान है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ अपवाद आपको दिख जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अधिकतर क्षेत्र के अंदर आपको दिखता है कि हम सब समान हैं, हम सबको स्वतंत्रता मिली है,
हम जिस तरीके से चाहे अपना जीवन जी सकते हैं। हम सभी के बीच में आपस में एक दूसरे से प्रेम है, बंधुता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना। तो यही बात की गई है कि भारत का संविधान सिर्फ बातों वाला संविधान नहीं है, बल्कि भारत के संविधान एक काम वाला संविधान है, जिसने बातों को लिखा भी और जिसने बातों को करके दिखाया भी। संविधान में कहा गया है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में यह भी कहा गया है कि भारत के संविधान में जो सरकार होगी, जो देश को चलाएगी, वो कैसे बनेगी। तो आपको तो पता चला प्रस्तावना के बारे में। अभी अभी तो हमने भारत की प्रस्तावना को पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। इसी के साथ साथ देश के अंदर जो सरकार होती है वो कैसे चुनी जाएगी, देश की सरकारें कैसे काम करेंगी, सरकारों के क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है, देश के राष्ट्रपति की क्या तनख्वाह होगी और हमारे अधिकारियों के क्या क्या कामकाज होंगे, देश के अंदर सरकारें कितने साल के लिए आएंगी, ये सभी जानकारी भारत के संविधान में लिखी है। संविधान सरकार के जो अंग हैं उनके बारे में भी क्या है बच्चों, संविधान में परिभाषित किया गया है। किसको कितनी शक्ति दी गई है, केंद्र सरकार को कितनी शक्ति दी गई है, राज्यों को कितनी शक्ति दी गई है, ये सभी की सभी जानकारियां आपको भारत के संविधान में मिल जाएंगी। और यही क्या बात है बच्चों, यही बात भारत को क्या करता है, दुनिया के दूसरे संविधानों से बिल्कुल अलग कर देता है। भारत के संविधानों ने क्या करा है, भारत के संविधान ने हम सबको कुछ अधिकार भी दिए हैं और उन अधिकारों पर क्या है बच्चों, लगाने पर पाबंदियों के बारे में भी बताया। तो भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को अधिकार दिए हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान हमको ये 6 मौलिक अधिकार देता है और इन मौलिक अधिकारों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो भारत की ये महान किताब, महान पुस्तक आप सभी को क्या कराती है, एक तरीके से परिचित कराती है कि भारत कितना मजबूत देश है और भारत कितना महान देश है। हमारी आज की क्लास में आपने मुख्य तौर पर क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले संविधान का दर्शन पढ़ा। हम लोगों ने बहुत से अलग अलग शब्दों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है। भारत एक स्वतंत्रता वाला देश है, यानी कि यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी कि भारत देश पर किसी दूसरे देश का कब्जा नहीं है और भारत के ऊपर किसी दूसरी सरकार का क्या नहीं, अधिकार नहीं हो सकता। भारत देश एक समानता वाला देश है, यानी कि भारत के अंदर सब समान है। और भारत एक कैसा देश है, समाजवादी देश है, जो अपने लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। तो इन सभी बातों को हमने जाना और हमने जाना संस्थाओं के स्वरूप के बारे में, यानी कि भारत के अंदर सरकारों के क्या काम है, सरकारों को क्या अधिकार दिए गए हैं, इन सभी को भारत के संविधान में क्या कर दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है। देश की केंद्र सरकार पर कितनी शक्तियां दी गई हैं। केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार वो होती है जो पूरे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखती है। वहीं हर राज्य की अपनी सरकार होती है। राज्य सरकार क्या होती है, जैसे यूपी की अपनी सरकार हुई, एमपी की अपनी सरकार हुई, बिहार की अपनी सरकार हुई, राजस्थान की अपनी सरकार हुई। हर राज्य की सरकार अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और पूरे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की होती है। तो यहाँ पर सरकारों के क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इन सभी के बारे में भारत के संविधान में क्या है बच्चों, सारी जानकारी है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और आप सभी के सामने आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को रख देंगे। आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान निर्माता के विचार निम्न में से इनमें से किसमें दिखाई पड़ते हैं। उद्देशिका, संविधान संशोधन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, प्रभुता संपन्न। पानी लाइन नहीं चल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
या फिर उद्देशिका? चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आप सभी के साथ इस क्विज के आंसर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल था कि भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से इनमें से किस में दिखाई पड़ते हैं? और आपको पता है कि भारत की उद्देशिका में आपको, यानी कि भारत की प्रस्तावना में, अभी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, अगर आपको भारत के संविधान को समझना है तो भारत के प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको पूरे भारत के संविधान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहा। दूसरा सवाल था कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त जो ये शब्द हैं, इनको सही क्रम में आपको लगाना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और प्रभुता संपन्न। देखिए सही आंसर आपका क्या रहा बच्चों? सबसे पहला होता है प्रभुता संपन्न, 5वां। उसके बाद हमारा कौन सा जाता है बच्चों? पहला कौन सा? समाजवादी। प्रभुता संपन्न है भारत एक देश, और फिर समाजवादी है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, और फिर हम लोग कहते हैं एक लोकतंत्रात्मक देश है, और फिर हम कहते हैं एक गणराज्य है। तो कुछ इस तरीके से आपने क्या देखा, इन शब्दों को भारत की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहा। पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत सिंपल बात रही कि भारत की जो उद्देशिका है, भारत की जो प्रस्तावना है, जिसको अभी हमने पढ़ा प्रेम्बल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारत के संविधान की आत्मा। कि भारत के संविधान को समझना है तो भारत की प्रस्तावना को समझ लो, आप भारत के पूरे संविधान को समझ सकते हैं। अब हम लोग आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस को रखेंगे। आप सभी के सामने क्या है बच्चों? आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस मौजूद हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे आप